हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज कई दिनों के बाद और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। सभी जितने दिनों से मेरी क्लासेस नहीं हुई है उन सभी दिनों की करंट अफेयर आज प्रॉपर तरीके से मैं करवा दूंगा। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट वाइज और सटीक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आने वाले सभी एग्जाम, जैसे एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं या चल भी रहे हैं, कुछ एमटीएस के चल रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से सहारा या मदद कर रहे हैं, फुल हेल्पफुल होगी मेरी करंट अफेयर के तहलका के अंतर्गत। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूं सभी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को मैं समझाता चलूंगा। पिछले 10 दिनों के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने इस क्लास के अंतर्गत करने जा रहा हूं या करवा रहा हूं। ठीक है, आपके सामने प्रेजेंट है मेरी क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले इस अक्टूबर महीना के सारे जितने भी दिवस, महत्वपूर्ण दिवस थे, उनकी सूची को प्रॉपर तरीके से मैं करवाता चलूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास को लंबा न करते हुए बढ़िया तरीके से समझाता चलूंगा अपने भाइयों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिख रहा है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 अक्टूबर, मतलब 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को 2 दिन थे, मतलब महत्वपूर्ण, जो कि विश्व पर्यावरण, हालांकि और भी होंगे पर लेकिन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस के रूप में मनाए जाते हैं वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, विश्व पशु कल्याण दिवस हो गया। आगे चलते हैं, विश्व शिक्षक दिवस, जो कि यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 100 से अधिक देशों में, वो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको पता होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है अपने भारत में। वहीं वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को 90वीं वर्षगांठ मनाई थी अपनी वायुसेना दिवस में। ये सभी इंपोर्टेंट डे हैं जो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। वहीं 9 तारीख को विश्व डाक दिवस और 10 तारीख को, मतलब 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। मैंने जो जो जैसे 11 तारीख को करंट अफेयर को तहलका करवाई थी आपके सामने, तो वो प्रॉपर तरीके से उनमें हाईलाइट करके मैंने विश्व गठिया दिवस के बारे में बताया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बताया। प्रॉपर तरीके देख सकते हो आप, पीडीएफ मेरी टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाती है हर सुबह। ठीक है, मेरी क्लास के बाद। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि 10-15 मिनट बाद मैं आपको पीडीएफ कर दूं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। विश्व मानक दिवस होता है 14 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर विश्व सफेद बैल दिवस होता है। और 16 अक्टूबर और भी इंपोर्टेंट हो जाता है विश्व खाद्य दिवस। इसकी थीम क्या है, इन कमेंट मुझे बताना। वहीं 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 24 अक्टूबर को इंपोर्टेंट है, इसके लिए आज मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब स्थापना होती है, ये चीजें आज डिस्कशन करेंगे। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वैसे। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। और आज 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में प्रॉपर तरीके से मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता हो, बहुत ही महान पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने अपने भारत के लिए, हमारे भारत के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी अपने भारत के अंतर्गत। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज के दिन 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, मैंने लिखा भी हो कि राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता का मतलब कि जैसे कि उस समय जब 1947 से पहले जो जितनी भी रियासतें थी उनको सबको एकजुट करना इनका ही काम था। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इसीलिए इनको जाना जाता है। और आपको मुझे इन कमेंट मुझे बताना है कि सरदार नाम किसने दिया था और कब दिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको मैं बता चुका हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री में बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि इंपोर्टेंट है। ऋषि सुनक किस देश के पहले एशियाई प्रधानमंत्री बने हैं? पहले एशियाई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आपको, स्पेन के, ब्रिटिश के, स्विट्जरलैंड के, स्कॉटलैंड के। यहां पर बात कर दूं, यूरोप के अंदर ब्रिटिश आता है, लेकिन एशिया की बात हो रही है। एशिया के अंतर्गत अपना भारत आता है, जिससे संबंध रखते हैं ऋषि सुनक जी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने और सबसे युवा, एक पिछली एक सदी के अंतर्गत ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, जो कि बिल्कुल युवा हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के
ठीक है। इनकी नई कोई भी नहीं आया है अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में। मैं बता दूं ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री पहले हुआ करते थे ऋषि सुनक ने 25 अक्टूबर को 2022 को किंग्स चार्ल्स टू जो है वहां के मतलब एलिजाबेथ टू के मरने के बाद जो किंग बने हैं वो किंग चार्ल्स टू हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इनकी पार्टी पूछ सकता कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए हैं। 42 वर्ष इनकी उम्र है। ठीक है, ये 56वीं नंबर की जो लिस्ट थी वो बनी थी प्रधानमंत्री, लेकिन ये 57वें नंबर के बने हैं। आपको एक प्रॉपर तरीके से अंक भी पता होने चाहिए। लिस्ट जो हाल में प्रधानमंत्री बनी थी 20 अक्टूबर 2022 को पद छोड़ा था, क्योंकि वो अपनी बातों जो उन्होंने एजेंडा रखे थे लोगों के सामने, जनता के सामने, उन पर खरा नहीं उतर पाई। तो लिस्ट ने 45 दिन के अंतर्गत अपनी शपथ मतलब वापस इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, उसके बाद ऋषि सुनक बने हैं और इनका जन्म प्रॉपर तरीके से आपको पता होगी, नागरिकता इनकी वहीं की है, इंग्लैंड की है। ठीक है, ये नागरिक वहीं के हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो भारत से संबंध रखते थे। दूसरी बात, मैंने प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर क्लास बनाई हुई है। विश्व अफेयर आपकी कल से शुरू होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, लेना न बोले, वहां से क्वेश्चन 101% आएंगे। और सीटेट के लिए मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ऋषि सुनक का जन्म साउथहैम्पटन हैम्पशायर, ये ब्रिटेन में ही है, और यूके के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, ये आप सभी को पता होगी ऋषि सुनक। ठीक है, 57वें नंबर के हैं ये ऋषि सुनक साहब, आपको पता होना चाहिए। ऋषि सुनक की पत्नी जो है वो इन्फोसिस जो भारत के अंदर कंपनी है, उनकी जो बेटी है वो मतलब उनके अडवाणी साहब उनके दामाद लगते हैं ऋषि सुनक, ये मैंने कई बार जिक्र कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमन सहरावत, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ने स्पेन में जो चल रहा है अंडर 20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो बजरंग पूनिया ने, या फिर जो एक और नाम है दहिया साहब जो है, उन्होंने अभी तक इस गेम के अंदर रजत पदक ही जीते थे। लेकिन इस लड़के जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये अमन सहरावत, याद कर लेना इस नाम को, स्वर्ण पदक जीता है। ये पहले खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, पहलवान बन चुके हैं। 16 साल इनकी उम्र है और ये स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं। ठीक है, उन्होंने फाइनल में तुर्की के अहमद ड्रूमन को हराया 12-4 से। कितनी कड़ी शिकस्त दी है। ठीक है, तो बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया ने भी इन्होंने रजत पदक जीते थे, लेकिन इस बच्चे ने, इस भाई ने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल मारा है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें। और भारत के साजन भानवाल इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते। और मैं बता दूं अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 4 कांस्य के साथ 6 पदक पर प्राप्त हुआ है इस समय। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आपको प्रॉपर तरीके से बताता चलता रहूंगा। ठीक है, जो पदक जो कोई भी खिलाड़ी जीतता रहेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में 15 स्कूलों में अनेस्टी शॉप खुली है? अनेस्टी का मतलब ईमानदारी की मिसाल देना। ठीक है, ये सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो कौन सा राज्य खोल रहा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, केरल। तो केरला के अंदर या केरल के अंतर्गत इसको खोला जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत खोला गया है। केरल के एक एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत 15 स्कूलों में अनेस्टी मतलब ईमानदारी की दुकान खोली गई है। कुल मिलाकर इसमें क्या है कि जैसे शॉप में जाते होगे तो आपको वहां पर एक सेल्समैन होगा, काउंटर पर बैठा होता रहता है, वो आपको देता है, रुपया काट के, बिल निकाल के देता है। ठीक है, इसमें सेल्समैन को कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें एक बॉक्स रहेगा, जो भी बच्चे को लेना, जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, बॉक्स या कुछ भी लेना, इरेजर लेनी हो, तो उस रुपए की कीमत देकर के बॉक्स में डाल देगा। ये चीजें मतलब कि कुल मिलाकर उद्देश्य ये है छात्रों के अंतर्गत ईमानदारी के गुण को अनुभव करना और उनको मौका देना। ठीक है, ताकि आदतों को सुधारा जा सके। ठीक है, ईमानदारी की मिसाल खड़ी करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है, मेन मोटिव है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई सभी चीजें, मैंने पूरे पॉइंट को एक बार में समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज्यादा देर न करते हुए। त्रिपुरा के पहले सरकारी कॉलेज का उद्घाटन किस माध्यम में सीएम डॉक्टर मानिक साह ने किया है? तो ये अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत शुरू किया है, इंपोर्टेंट है, त्रिपुरा का पहला है। ठीक है, तो त्रिपुरा का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज श्री अरबिंदो जनरल डिग्री कॉलेज अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, ये कुंजावन में पुरानी DIET भवन में स्थापित किया गया है। नया कॉलेज राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, वो ये महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। अंग्रेजी भाषा होगी इसमें अनिवार्य है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि छात्रों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ पाठ्य में गतिविधियों को अच्छा करने की जरूरत है। यहाँ पर 128 प्राइमरी स्कूल, ये सभी चीजें आपको पता होगी। 2011 की जनगणना में एक पॉइंट लिखा है कि त्रिपुरा जो है
87.75% के साथ जो साक्षरता वाले राज्य हैं उनमें से एक आता है त्रिपुरा राज्य भी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के आप देख सकते हो त्रिपुरा की आपको पता होगी पूर्वोत्तर राज्य है हमारा। ठीक है, 7 सिस्टर के अंदर आता है, सीमा बांग्लादेश से लगाता है और फिर इसकी राजधानी जो है अगरतला है, राज्यपाल नारायण आर्य है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब जी है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ये आपको दिख रहा है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि किस राज्य में नववर्ष बेस्तु वर्ष 26 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के अंतर्गत इसको प्रॉपर तरीके से कहा जाता है कि हर दिवाली के बीच अगला दिन जो होता है वो गुजरात के लिए नव वर्ष लेकर आता है। ठीक है, उसको बेस्तु वर्ष कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं इसके गुजरात के नए साल में जो बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है 5 दिवसीय दिवाली समारोह के रूप में मनाया जाता है। हर साल की बात होती है। पूरी दुनिया में गुजराती समुदाय ने पारंपरिक आस्था उत्साह के साथ नए साल का जश्न मनाया। ठीक है, गुजरात नववर्ष विक्रम संवत 2079 26 अक्टूबर को मनाया गया और यह कार्तिक के हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिस्पर्धा को पड़ता है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कौन सा बेस्तु वर्ष किस राज्य में माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से देशों की सेना ने टाइगर ट्रंप मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन किया है? इंपोर्टेंट, आप यहाँ पर टाइगर ट्रंप से समझ गए हो गया। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये मानवीय सहायता अभ्यास शुरू हो रहा है। आपको पता होना चाहिए भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास हो रहे हैं, हालांकि मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बता दूं कि यह विशाखापट्टनम के अंतर्गत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास होने जा रहा है। और ये जो है यह एक सुपर साइक्लोन चपेट में, जैसे कोई तूफान आ जाता है उनकी मदद आस पड़ोस में देशों में जाने के लिए उनकी मदद करने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मदद की मिलेगी। ठीक है, और 2022 में तीसरी बार ये भारतीय और अमेरिका सेनाओं के विशाखापट्टनम के अंतर्गत किया जा रहा है और पहला अभ्यास नवंबर 2019 में विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सभी के सभी। ठीक है, करंटली पूछ सकता है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय दिवस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ है, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान। हालांकि आप समझ गए होंगे इनके फेस को देख करके राजा हरि सिंह जी है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था अब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है, आपको पता होगी। तो 26 अक्टूबर के दिन विलय दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा मैं बता दूं कि इस दिन मतलब कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर चिन्हित किए गए थे। जब 1947 में के बाद जब जो ये महाराजा हरि सिंह थी उन्होंने मदद मांगी थी आफ्टर पाकिस्तान के आदिवासी जो सेना थी इनपे जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तो महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और तभी 26 अक्टूबर 1947 को विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके रूप में इस विलय दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए और पता होगी और मैं दोबारा रिवीजन कर दिया मैंने आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने डिस्कशन पढ़ा हुआ है, आप पीडीएफ पढ़ी हुई है, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डे की बात कर रहा हूं। यहां से क्वेश्चन 101% पूछेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, हर साल 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय यूनियन मतलब यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1945 में इसका स्थापना हुई थी, आपको सभी को पता होगी। और इसमें मैंने आगे भी लिख रखा है, इसकी सारी चर्चा प्रॉपर तरीके से बायोडाटा पूरी लिखी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा पहले इसके बारे में बता दूं, 24 अक्टूबर 1948 को से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो दिवस है और मैं बता दूं इसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक भूमिका विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के 5 देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, राष्ट्रों के लिए समन्वय का केंद्र होने की जिम्मेदारी है। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सलाह दी कि सुझाव दिया कि
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जा सकता है या मनाया जाएगा। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 1945 में अस्तित्व में आया था। जब ये अस्तित्व में आया था तब एक टोटल 51 देश थे, इंक्लूड अपनी इंडिया। लेकिन आज के समय में 193 सदस्य हैं टोटल। इसके महासचिव जो एंटोनी गुटेरेस हैं, वो अभी फिलहाल गुजरात मतलब भारत का दौरा किया था और वहां पर कई ऐसे शिलालेखों का उन्होंने उद्घाटन किया था, आपको पता भी होगी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आने वाला था जिसका नाम सितरंग था, यह किस देश के द्वारा दिया गया यह नाम? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सितरंग नाम रहे हैं, जो मतलब कई तूफानों के नाम जो दिए हैं प्रॉपर तरीके से अलग अलग लिस्ट में, मैं बताऊंगा किसी दिन प्रॉपर तरीके से इसके बारे में कि कौन सा देश किस चक्रवात का क्या नाम रखता है। ठीक है, जैसे तितली है, सितरंग है, ये कौन कौन से देशों ने रखे हैं। ठीक है, तो ये जो नाम सितरंग रखा है थाईलैंड ने रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है। भारत मौसम विज्ञान है उस विभाग ने कहा है कि 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात होगा यह सितरंग। चक्रवात के नाम जो थाईलैंड ने दिया है 25 अक्टूबर को तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेशों के तटों को करीब पहुंचा जाएगा, क्योंकि आया होगा, खबर आई थी। ठीक है, और 2018 चक्रवात तितली जो तितली है, ये इनकमेंट मुझे बताना तितली किसने नाम दिया। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखिरी उष्णकटिबंध चक्रवात था। आपको प्रॉपर तरीके से मैंने चक्रवात कैसे बनते हैं, किस कारण बनते हैं, ये सभी प्रॉपर तरीके से मैंने जियोग्राफी की क्लास में समझाया हुआ है। किस प्रकार से कैसे कैसे एक एक चीज को वन लाइन करके समझाया है। फिर मैंने टेस्ट भी लिया है आपका। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर तीव्रता वाले तूफान विकसित होते हैं। आपको पता होगी बंगाल की खाड़ी के में पिछले 131 सालों में 61 तूफान आ चुके हैं अभी तक। आप अंदाजा भी ना लग सकते। ठीक है, मैंने बताया कि किस प्रकार से तूफान उठता है, चक्रवात बनते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, कि मिनिकोय, थुंडी बीच और कदमत बीच, जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच के रूप में सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बेंगलोर में है, जम्मू कश्मीर में है, ये अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में। तो ये जो है लक्षद्वीप के अंतर्गत दोनों बीच हैं जो कि ब्लू फ्लैग बीच में आ गए हैं, उन्होंने अपने अंडर कर लिया है, मतलब सूची में रख लिया है। तो द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE जिसको बोला जाता है, द्वारा दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाले एक इको लेवल होता है। और इसके साथ भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाण के तहत 12 समुद्री तटों को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, 729 साइटों के साथ स्पेन ब्लू फ्लैग से सम्मानित साइटों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बन चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सभी जो भी मैं डिस्कशन लेकर आता हूँ वो आपके समझ में एक लेवल तक आ जाते होंगे 100%। पॉइंट वाइज पॉइंट करके मैं बताता हूँ। कौन सा देश सीओपी की फुल फॉर्म में बता दूं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, यह पार्टीज, ये मैं बता दूं कि 27 जो ये जो जलवायु को लेकर होते हैं, मतलब क्लाइमेट को लेकर होती है बैठकें। ठीक है, जो 27वीं बैठक हुई है, कौन से देश ने मेजबान की है ये इंपॉर्टेंट है। मिस्र ने की है, मतलब इजिप्ट ने की है। और इजिप्ट कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं कि जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वर्ष बैठक, जिसको COP27 कहा गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ है 11th मंथ चलेगा। ये 5वीं बार कल से, मतलब ये 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। COP27 कब हुआ और भारत में पिछला मतलब कौन सा कोप हुआ था, और सबसे पहले कोप कब हुआ, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो जब अफ्रीका में आपको बता दी 5वीं बार मना रहे हैं COP27। 3 मुख्य क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित करता है। एक तो होता है उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता प्राप्त करना, और जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों को धन प्राप्त करने के लिए मदद करना। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, COP1 जो होती सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, इन कमेंट मुझे बताना। जो भी बच्चा बिल्कुल जागरूकता, मतलब जो भी बिल्कुल अवेयर है करंट को लेकर के, वो बता देगा झड़ दे से ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, सिंगापुर भारत
कौन से समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 29वें संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना कर रही है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। सिम्बैक्स है, जिम्बैक्स है, सेलिनैक्स है, एमकोर है। तो ये सिम्बैक्स है जो कि सिंगापुर और भारत के बीच में हो रहा है। नीचे मैंने जो अभ्यास दिए हैं जैसे जिम्बैक्स से जापान इंडिया है, सेलिनैक्स श्रीलंका और इंडिया है, एम्बैक्स जो कि मंगोलिया के साथ किया जाता है, ठीक है। ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बैक्स, ठीक है, किस किस के बीच? सिंगापुर और भारत के बीच में। 29वां संस्करण है। पहला जो संस्करण होगा 2 चरणों में बांटा गया है, जो कि तो सिम्बैक्स जो कि 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, 26 से 27 अक्टूबर ये विशाखापट्टनम हार्बर चरण में आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा वह 28 से 30 अक्टूबर को होगा, जो कि हो चुका है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में यह किया जा रहा है, मतलब हो चुका है, ठीक है, कर ली। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी आरएस स्टारवर्ल्ट, आरएस जो विजिलेंस के 2 जहाज अभ्यास भाग लेने जा रहे हैं, मतलब लिया था 25 अक्टूबर 2022 को, ये विशाखापट्टनम में पहुंच गए थे ऑलरेडी अभ्यास करने के लिए, ठीक है, सिम्बैक्स के में भाग लेने के लिए। 1994 में इसको एक्सरसाइज को शुरू किया गया था और इसको एक्सरसाइज लॉयन किंग के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। 29वां संस्करण था, कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैफ अली जुनेजा को सर्वसम्मत से किस में एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का अध्यक्ष चुना, जो कि ICAO के अंतर्गत इनको चुना गया है। आइए मैं थोड़ा बता दूं इनके बारे में। ये भारत ने 28 साल बाद यहां से क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि 28 साल बाद ICAO में यह स्थान हासिल किया है। जुनेजा भारतीय राजस्व सेवा 1992 बैच के अधिकारी हैं। ये इससे पहले इसी में काम किया था इन्होंने। 2019 में ये ICAO के परिषद में भारत की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी, ठीक है, ऑलरेडी, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत की तरफ से, ठीक है। मैं बता दूं सितंबर 2021 में जुनेजा ICAO को विमान सुरक्षा समिति को अध्यक्ष रूप में चुना गया था, ठीक है। अब फिलहाल आपको पता होगा, मैंने बता दिया, इन्होंने स्थान हासिल कर लिया है, अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं, ठीक है। और शिकागो कन्वेंशन द्वारा बनाया गया था इसको, किसको? ATC ICAO को, ठीक है, 1944 में, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होनी चाहिए और इसकी संस्था का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि 28 साल बाद ये हासिल हुआ है पद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फिजी। तो फिजी करने जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला फिजी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश रहेगा, ठीक है। सम्मेलन फिजी शहर नाडी ये जो है आयोजित में किया जाएगा। भारतीय भाषा के 1000 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेने जा रहे हैं इसके अंतर्गत, और ये 15 से 17 फरवरी 2023 में होगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी, इस सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। और विश्व हिंदी सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 11वां जो सम्मेलन तो 2018 में मॉरिशस में पोर्ट लुइस में हुआ था, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपको पता होना चाहिए 1975 में नागपुर में किया गया था। फिजी दक्षिण प्रशांत में एक देश और 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने 27 अक्टूबर 2022 को उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की? इंपोर्टेंट है, UNEP ने, यूनेस्को, WFO, ब्रिक्स। तो UNEP के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है। तो उत्सर्जन जो गैस रिपोर्ट है, गैप रिपोर्ट है 2022 के अंतर्गत ग्रीन हाउस को लेकर के इसको मतलब इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसमें कई ऐसी मौजूदा प्रतिबद्धताएं हैं जो कि 2100 सालों तक, मतलब 2100 जो आगे जो साल उसमें दुनिया को 2.6 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देगी कुल मिलाकर। अभी क्या चल रही है 2022, तो 2100 की बात कर रही हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं, पेरिस समझौते के तहत संशोधित NDC 2030 तक अनुमति ग्रीन हाउस उत्सर्जन में केवल 1% की कमी करेगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वाकांक्षाएं की कमी के कारण पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य जो 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य चूक जाएगा। कुल मिलाकर इस जो लक्ष्य इन्होंने रखा है उसमें वो हासिल नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं, सबसे कम विकसित देश प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 2.31 उत्सर्जित करते हैं, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 देश जो हैं वो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है।
कुल मिलाकर यह है कि ग्रीन हाउस जो गैस है उसका प्रभाव काफी हद तक बढ़ता जा रहा है और ये प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के अभिनेता निपोन गोस्वामी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये असम के अभिनेता थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नितिन गोस्वामी थे, अभिनय इनका करियर था, संग्राम इसकी फिल्म थी, असमिया थी और इन्होंने हिंदी में भी काम किया, 7 फिल्मों में इन्होंने हिंदी में काम किया था। इनकी जो आखिरी असमी फिल्म रंजनी बर्मन की लंका कांड थी, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म पियोलो फूकन में एक बाल कलाकार का काम किया था, जो आपके सामने दिख रहे हैं निपोन गोस्वामी जी, ठीक है। 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, इस स्वर्गराज पधार गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रावसन और गतिशीलता पर कौन सी उच्च स्तरीय वार्तालाप 27 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली थी ये जो कम्युनिकेशन या डायलॉग जो सम्मेलन था, या कुछ भी लगा लो, ठीक है। ये चौथी थी, सिक्स थी, या फिर दूसरी, तो छठी नंबर की थी जो ये उच्च स्तरीय वार्तालाप थी, 27 अक्टूबर थी को हुई थी। बैठक में मैं बता दूं, इसको रोकने के लिए इसका क्या मायना कि बैठक में अनियमित प्रवास को रोकने के सहित सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रवास को बढ़ावा देने में संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों के पारस्परिक लाभ के लिए प्रतिशाली पेशेवरों, छात्रों, कुशल कार्यबल, गतिशील प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नेतृत्व ओसाफ सैयद ने किया। मौनिक रिप्रेजेंट किस किसने किया भारत की तरफ से? ओसाफ सैयद, और जो यूरोपीय संघ वो मौनिकी प्रयात ने किया। बैठक में ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने राजनीतिक मिशनों के प्रतिनिधि में भाग भी लिया और 5वां संस्करण जो हुआ था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन अब जो आयोजित किया गया है वो आपके सामने मैंने बता दिया है, ठीक है, जो कि छठी थी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, ब्रुसेल्स में थी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके दे दिया, ठीक है। आज जितना भी हो सकता है पॉइंट वाइज मैंने प्रॉपर तरीके से पिछले सारे 10 दिनों की करंट अफेयर आपके सामने रख दिए मेरे भाइयों। जो भी जिस प्रकार की किसी भी स्लाइड के अंतर्गत किसी भी पॉइंट या क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर कहीं पर भी मुझसे वार्तालाप कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही है, इतना ही था। और मैं कल से लेकर आ रहा हूं आपके लिए सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम। इंपॉर्टेंट क्लास है भाई मेरे, कर लो। करंट अफेयर बिल्कुल जरूरी है हर एग्जाम के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसी खुशी रहना, हंसी खुशी पढ़ते रहो बस, नॉलेज इज पावर के साथ।